Welcome to my channel Exam तैयारी सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको शॉर्ट में आरटीई एक्ट भी बोला जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी की दृष्टि से, और मैंने जब आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें इसको आपको वहाँ मेंशन किया था और बोला भी था कि मैं इस पर जल्दी ही वीडियो बनाऊँगी। आप लोग ये जो है पहले भी पढ़ चुके होंगे, बहुत से लोग उन जो पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़ चुके हैं उनको पता चल जाएगा कि आरटीई एक्ट जो है वो क्या है और इसके अंतर्गत क्या कौन कौन सी बातें जो है वो शामिल की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो आइए देखते हैं क्या है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो जैसे आपको पता है कि नाम से पता चल रहा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी इसमें किस बात को लाया गया कि हर बच्चे को जो है शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, वो भी कैसी, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। यानी कि शिक्षा करना जो है वो अनिवार्य है, साथ में एक फिक्स एज रखी गई कि इस एज से इस एज के बच्चे को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक अधिनियम 2009 भारतीय संसद द्वारा सन 2009 में पारित शिक्षा संबंधी एक विधेयक है। विधेयक यानी कि शिक्षा से रिलेटेड एक बिल है, जो कि क्या है 2009 में हमारी भारतीय संसद में पारित किया गया था। ठीक है, पारित यानी कि उसको पास किया गया था, लेकिन लागू कब ये हुआ वो अलग चीज़ होती है। जैसे कि बिल जो होता है एक सारे लोग सजेशन देते हैं कि ये चीज़ हमारे देश में करने की ज़रूरत है, फिर उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो होती है वो मेंशन की जाती है और फिर संसद में वहाँ पे उस पर उसको छेड़ा जाता है उस बात को, फिर उस पर क्या है उस मुद्दे पे सब लोग डिस्कशन करते हैं और फिर लगता है कि हाँ ये जो चीज़ है, ये जो बिल है, जो विधेयक है वो इम्पॉर्टेंट है, होना चाहिए, तो उसको फिर पास किया जाता है। तो पास करना, पास हो गया, अब वो लागू कब किया जाएगा। जैसे कि ये बिल आ गया कि भाई हमें बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो देनी है, लेकिन उसको देने के लिए या करने के लिए हमें बहुत सारे अरेंजमेंट जो हैं वो करने पड़ते हैं लागू करने के लिए। ठीक है, तो वो बात आती है कि पारित होने और लागू होने में समय लग जाता है और दोनों ही जो है डिफरेंट चीज़ें। तो अगर हम बात करें कि पारित कब हुआ ये बिल, तो ये बिल जो है वो सन 2009 में भारतीय संसद में जो है वो पारित हो गया था। ये अधिनियम 4 अगस्त 2009 को भारत की जो संसद है उसमें लोकसभा द्वारा अधिनियत किया गया था और 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा के द्वारा, जैसे संसद है हमारी जो उसमें दो चीज़ें होती है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को किया गया और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को किया गया। इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कुछ क्राइटेरिया है कि निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो है वो किसको दी जाएगी। तो क्राइटेरिया क्या रखा गया है यहाँ पे, रखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को जो है हम अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये व्यवस्था की गई और इसे अनुच्छेद 45 में रखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस अनुच्छेद में रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट, जितनी भी मैंने लाइन अंडरलाइन की है रेड कलर से वो सारी ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है ये। ठीक है, निशुल्क शिक्षा दी जाएगी और साथ में उनकी शिक्षा जो है वो अनिवार्य है, यानी अगर कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष की बीच में आता है तो उसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। 86वें संशोधन 2002 द्वारा 21 का, ठीक है, ये इंग्लिश में होता है 21A में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिक का मूल अधिकार बना दिया गया। तो देखिए, मूल अधिकार आपको पता है हमारे बहुत सारे मूल अधिकार हैं, तो उन मूल अधिकार, जो मूल अधिकार है वो किस में आते हैं, हमारे 21 में आते हैं। उन्हीं मूल अधिकारों में जो हमारा शिक्षा, निशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है उसको भी बना दिया गया एक मूल अधिकार, जो कि हमारा कौन सा संशोधन था, 86वां संशोधन था और ये 2002 में किया गया। ठीक है, यह 1 अप्रैल 2002 को भारत में लागू हुआ। अब देखिए बात आ गई कि कब लागू हुआ, जैसे कि इसका नाम क्या है, हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जब क्वेश्चन में आता है तो फिर सोचते हैं इसका नाम है 2009, तो ये 2009 में आया था। ठीक है, तो वो अलग चीज़। अगर पारित
पूछा जाएगा तो आपको याद रखना पारित तो 2009 में हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ? लागू होने का मतलब है कि इसको हम लोग अप्लाई कर दिया गया, ठीक है, कि हाँ ये अब हाँ इस तरह से जो भी नियम दिए गए हैं वो अब उस तरह से फॉलो किए जाएंगे। तो लागू जो है वो 1 अप्रैल 2010 में ये हुआ था। ये प्राथमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम मानदंड निर्धारित करता है और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अभ्यास से रोकता है। यानी इसमें जो नियम बताए गए हैं वो हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनके लिए न्यूनतम मानदंड दिए गए। न्यूनतम मतलब कि मिनिमम ये चीज़ें जो भी इसमें शामिल की वो होनी ही चाहिए, ठीक है, स्कूल में उन नियमों को जो है वो मानना ही है। दूसरी बात है, इनका एक नारा था, टैगलाइन थी, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का टैगलाइन आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, सब पढ़ें सब बढ़ें, यानी कि सारे लोग पढ़ें और पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। अब हम इसकी मेन पॉइंट देखते हैं कि कौन कौन से जो मेन पॉइंट हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें कि हमने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। तो अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा से क्या मतलब है? तो अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य का मतलब क्या होता है? कंपलसरी एजुकेशन, है ना। तो यहाँ पे बात है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। यानी कि अगर कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष के बीच में आता है तो वो पढ़ाई से वंचित ना रहे, उसको अनिवार्यता शिक्षा मिले, ये बात इसमें कही गई है। दूसरी बात है निःशुल्क शिक्षा। कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का शुल्क या व्यय भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब यहाँ पे तो बोल दिया कि अनिवार्य शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा लेना ही है या उनको शिक्षा मिले ही, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे बैकग्राउंड से हैं, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपने हर बच्चे को स्कूल भेज सके। तो इसलिए क्या व्यवस्था की कि ताकि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिले, इसलिए उन्होंने निःशुल्क का प्रावधान किया कि किसी भी बच्चे से जो 6 से 14 वर्ष के बीच में है उनसे किसी भी तरह की शुल्क यानी किसी भी तरह का जो पैसा है वो नहीं लिया जाएगा, फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। इसका मकसद जो था वो ये है, देखिए हमारे देश में तो ये अभी आया, लेकिन बहुत सारे जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें बहुत पहले से चला आ रहा है और मोस्टली वहाँ पे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते। क्यों जाते? क्योंकि एक तो वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, ठीक है। दूसरी बात है एजुकेशन हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि चीज़ें जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को हम क्यों नहीं भेजते, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था अच्छी नहीं है, अरेंजमेंट जो मैनेजमेंट है अच्छा नहीं है। लेकिन फॉरेन के स्कूल्स में मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे ऐसा भेदभाव नहीं है कि ये प्राइवेट स्कूल है या ये गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ हमारे यहाँ पे भी हो जाए तो कितना अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं अगर उनको अच्छा माहौल मिलेगा तो सभी पढ़ने जाएंगे और जो इसका मकसद है वो भी पूरा होगा। आरटीई का जो मकसद है वो भी जो है वो हमारा पूरा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूली खर्चे को कम करने के लिए विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक, वर्दी, स्टेशनरी आइटम और विशेष शैक्षिक सामग्री के प्रावधान को भी शामिल किया गया। अब मान लिया फीस तो नहीं लगेगी, लेकिन स्कूल जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, बैग चाहिए होती है, ठीक है, स्टेशनरी चाहिए, हमें ड्रेस चाहिए, बुक्स चाहिए, तो वो सारी ही चीज़ें जो है वो उन्हें फ्री में दी जाएगी, ये बात भी इसमें शामिल की गई। यह अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात यानी कितने छात्र हैं तो उसमें कितने शिक्षक होने चाहिए उसका एक रेशियो होता है, जिसे पीपल टीचर रेशियो यानी कि पीटीआर कहते हैं। भवनों और बुनियादी ढांचों यानी कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्कूल कार्य दिवसों यानी स्कूल में जो भी दिन हैं किस तरह से होने चाहिए, कितने वर्किंग डेज होने चाहिए, शिक्षक काम के घंटों के लिए अंतर, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय, पीने के पानी की सुविधा आदि मानकों को पूरा करता है। यानी मैंने आपको बताया कि मिनिमम कुछ बातें हैं जिन्हें हर स्कूल को फॉलो करना ही है, उनमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इनको हम एक एक करके आगे समझेंगे अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें भी जो है इसमें शामिल की गई हैं। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक की पोस्टिंग में कोई शहरी ग्रामीण असंतुलन ना हो, यह सुनिश्चित करके शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती का प्रावधान करता है। इसके साथ साथ टीचर्स
की जो भर्ती होती है उसमें ऐसा ना हो कि शहरों में टीचर्स अच्छे से ले लिए जाए और ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पे टीचर्स की कमी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो। इसलिए टीचर जो है वो उनकी जो जब हम भर्ती करते हैं तो उसका बहुत अच्छे से पूरी तरह से जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से देखा जाता है कि और ऐसा भी ना हो कि अच्छे टीचर जो हैं वो क्या है, हाँ, शहर में चले जाएँ और जो टीचर अच्छे नहीं हैं वो गाँव में आ जाए, ऐसा नहीं। इसीलिए एग्ज़ाम्स रखे गए हैं कि उनको क्लियर करके मिनिमम आपने देखा है कि अगर गवर्नमेंट टीचर को आपको बनना है स्कूल का, तो आपको कुछ एग्ज़ाम्स हैं उनको क्लियर करना ही है, ठीक है? ताकि क्या है, एक अच्छी क्वालिटी के टीचर जो है उन बच्चों को मिल सके। ऐसा नहीं है कि फ्री की वो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो एक कोई भी आके उनको पढ़ाएगा, नहीं, उनको अच्छे से अच्छा टीचर देने की बात रखी गई है। अब इसमें क्या है, कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी है, जिसमें सबसे पहला आता है कि शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न। 5 बातें बोली गई हैं। सबसे पहला है कि बच्चों को हमें दंड नहीं देना है, किसी भी तरह से उनको मेंटली हैरेस भी नहीं करना है, ठीक है? सेकंड है बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया। स्क्रीनिंग प्रोसेस यानी कि हमें किसी भी तरह का उनका इंटरव्यू नहीं लेना, ना ही उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना है कि उनको पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है तभी एडमिशन लेंगे हम। जैसे कि प्राइवेट स्कूल में होता है कि पेरेंट्स को इंग्लिश आनी चाहिए तभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है और इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? दूसरी बात कही गई, तीसरी, निजी ट्यूशन चलाना, यानी कि अगर गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है वो खुद की ट्यूशन चलाता है वो बिल्कुल इल्लीगल है। निजी ट्यूशन नहीं चलाना है, वो ऐसा कहें कि हम यहाँ पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप मेरी ट्यूशन में आना, हम अच्छे से पढ़ाएँगे, तो वो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल गलत हैं। चौथी बात है बिना मान्यता के स्कूल चलाना। किसी भी मान्यता वाला जो है, अगर मान्यता प्राप्त नहीं है, सर्टिफ़ाइड नहीं है, तो आप स्कूल जो है वो चला नहीं सकते हो। और पाँचवाँ है कैपिटेशन शुल्क, यानी किसी भी तरह की जो शुल्क है वो नहीं लेनी है। इसमें सभी निजी स्कूलों को गरीबों और बच्चों की अन्य श्रेणी के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है। यानी कि अभी तो हमने बात की गवर्नमेंट स्कूल की, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा-ऐसा करना है, लेकिन ये जो नियम है वो सिर्फ़ गवर्नमेंट स्कूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी 25% जो है वो बच्चों के लिए सीट्स रिज़र्व की जाती है, जिसमें जो रिज़र्वेशन कोटा में आते हैं, जहाँ उनसे फ़ीस नहीं ली जाएगी और 25% बच्चे को वो उनको एडमिशन देना होगा अपनी क्लास में। जैसे मान लिया उनकी क्लास में 100 की स्ट्रेंथ है, तो 25% बच्चे जो हैं वो इस कैटेगरी में आएँगे, ठीक है? नेक्स्ट है अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को कोई बोर्ड परीक्षा पास करने, निष्कासित करने का प्रावधान नहीं है। बच्चे की ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए यदि बच्चे कभी स्कूल नहीं गया है, यदि कोई बच्चा, तो उसकी आयु के अनुसार उसे स्कूल में भर्ती करने का भी प्रावधान है। देखिए, अब दूसरी बात ये कही है कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है, मान लिया कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है या नहीं पढ़ पा रहे, माता-पिता उसके पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो घर पे उसको नहीं देख पा रहे, तो मान लिया किसी तरह से वो वीक हो गया, तो किसी भी तरह का यहाँ पे बोला गया कि किसी भी तरह की हम बोर्ड परीक्षा नहीं लेंगे और ना ही उसे फ़ेल करेंगे और बच्चों को क्या है, हमें पास करना है, किसी तरह से उसे निकालेंगे भी नहीं। यानी कि आप स्कूल से निकाल दें कि ये बच्चा अच्छा पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो हम इसे निकाल दें। उसके साथ-साथ यदि कोई मान लिया कि कोई, क्योंकि मेन मकसद तो ये था कि सभी जो हैं, सभी बच्चे वो पढ़ें, ठीक है? इस एक्ट को लाने का, और अगर हम निकाल ही देंगे और ड्रॉप आउट रेट जो थी उसको भी कम करना था, ठीक है? दूसरी बात कही गई है कि अगर मान लें कोई बच्चा है कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है? हाँ, 6-7 जब तक ये एक्ट आया था उससे मान लें उससे पहले जो, तो ऐसा नहीं है कि वो स्कूल नहीं जा पाएगा। वो उस समय जिस एज का होगा, मान लिया वो अगर 8 साल का है, तो वो 8 साल का बच्चा किस क्लास में होता है उसको डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। यानी उसके एज के हिसाब से वो उसे एडमिशन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात कही गई है कि स्कूलों में बच्चों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा के अधिकार कानून ने 2009 में सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत की, ताकि ग्रेड लर्निंग को सुनिश्चित किया जा सके और यह बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल डालती है। तो क्या है कि बच्चों का क्या है, सिर्फ पढ़ाई के मामले में ही विकास ना हो, उनका सर्वांगीण विकास हो, ठीक है? तो उसके लिए क्या किया गया, सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि
CCE जो है वो लाया गया है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है कि क्या है। तो इसको भी इसीलिए लाया गया ताकि हम क्या है रेगुलर देखते रहे, एक सतत यानी कंटिन्यूअस बच्चे का असेसमेंट होता रहे, कि चेक करते रहे कि बच्चा जो है वो चीज़ों को सीख रहा है कि नहीं, और उसका कैसा सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, अब यहाँ तो हमने पढ़ा कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए, लेकिन कुछ बच्चे जो कि विकलांग हैं यानी डिसेबल हैं, उन बच्चों के लिए क्या है, ये 18 वर्ष तक है। और ये क्वेश्चन आया भी था शायद 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि विकलांग बच्चों के लिए क्या एज रखी गई है। तो विकलांग बच्चों के लिए जो ये एज है वो 6 से 18 वर्ष है। ठीक है, तो शिक्षा का 18 वर्ष की आयु तक विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा का अधिकार एक अलग कानून है, जिसे विकलांग व्यक्ति अधिनियम यानी कि द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के तहत रखा गया। और ये अधिनियम में स्कूल के बुनियादी ढांचों, शिक्षक छात्र अनुपात और संख्याएं में सुधार के बारे में कई अन्य प्रावधान किए गए। यानी उन बच्चों के लिए कैसे टीचर्स चाहिए, कैसा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बाकी जितनी भी चीज़ें जो उनके लिए ज़रूरी हैं वो सारी बातों को उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अधिनियम लागू होने से भारत उन 135 देशों में से एक बना जिसने शिक्षा को हर बच्चे के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि विदेश में बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें जो है ये मौलिक अधिकार जो है बच्चों के अंदर आता है कि ये हमारे मौलिक अधिकार में है कि हमें शिक्षा जो है वो फ्री एजुकेशन मिलेगी और अनिवार्य है। ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन है। लेकिन भारत में जब ये आया RTE एक्ट, तो भारत 135वां देश बना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश बना जिसमें शिक्षा जो है वो एक मौलिक अधिकार बन गई। भारत में कक्षा 8 तक के भीतर पड़ोस के स्कूल में प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना सरकार के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब बात अगर हम करते हैं कि स्कूल कितनी दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल में ये तो बता दिया कि बच्चों को पढ़ना है, ठीक है, सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अगर स्कूल ही नहीं है वहाँ पे तो बच्चे माँ बाप कैसे भेजेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए भी सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि मिनिमम अगर 1st से 5th क्लास का जो बच्चा है, यानी कि जो प्राथमिक कक्षा हैं, उनके लिए 1 किलोमीटर के अंदर होना ही चाहिए स्कूल, और जो 6 से 8 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना ही चाहिए। बहुत जगह पे ये फॉलो भी हुआ है और बहुत जगह पे नहीं हो पाया है, दूर दूर हैं स्कूल, प्राइमरी स्कूल, पर रूल जो है वो ये कहता है ताकि बच्चे जो हैं वो ईज़िली पैदल चल के भी जा सके स्कूल तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 51A में सभी माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को स्कूल में दाखिल करें। 51A, अनुच्छेद 51A क्या है, मौलिक कर्तव्य है, जिसमें इसको भी शामिल किया गया और कहा गया कि हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को दाखिल करें स्कूल में, ताकि उन्हें क्या है, शिक्षा प्राप्त हो सके। अनिवार्य शिक्षा नियम तो निकाल दिया कि बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन माता पिता उनको एडमिशन ही नहीं कराएंगे तो उन्हें शिक्षा कैसे मिलेगी। इसलिए इसको भी जो है मौलिक कर्तव्य में रखा गया कि माता पिता का ये कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है बच्चों को स्कूल में दाखिला करें। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि अगर आपका बच्चा इस एज में है, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा होता है, तो उनको पता होता है कि इस फैमिली का जो बच्चा है वो इस एज का हो गया, यानी कि अगर वहाँ पे क्राइटेरिया 4 ईयर का या 5 ईयर का, तो वो आकर खुद ही घर पर आकर या लेटर भेज कर कि आपको अपने बच्चे को स्कूल में डालना ही होगा, नहीं तो आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा। ठीक है, ऐसे ही प्रावधान है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है ऐसा, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन ही है। पर हमारा खुद का फ़र्ज़ बनता है ना कि हम बच्चों को डालें, हमें फ्री की शिक्षा मिल रही है तो हम तभी भी हम नहीं डालेंगे तो कब डालेंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी कि छात्र शिक्षक अनुपात। मैंने आपको बताया था ना, छात्र शिक्षक अनुपात यानी कि प्यूपल टीचर रेशियो रखा गया है। तो वो क्या है, रेशियो कितना किसके लिए है। 1st से 5th क्लास की बात हम करें तो उसमें 60 छात्र अगर हैं आपकी क्लास में, 60 स्टूडेंट, तो उसके लिए 2 टीचर्स होने ही चाहिए, और यानी कि 30 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर का रेशियो है। 60 से 90 के बीच है तो 3 टीचर्स होने चाहिए, 90 से 120 के बीच में स्टूडेंट है तो 4 टीचर होने चाहिए। स्कूल की बात की जा रही है ये। और अगर 150 से ज़्यादा बच्चे आपके स्कूल में हैं तो आपके पास 5 टीचर और साथ में 1 हेड मास्टर होना ही चाहिए। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि ये सारी चीज़ें जो हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब देखेगा कौन, कौन मैनेज करेगा, तो वो स्कूल प्रबंधन समिति हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं, वो देखती हैं उनका
कर्तव्य है देखना। नेक्स्ट है, मैंने आपको रेशियो बताया कि छात्र और टीचर का रेशियो क्या है प्राइमरी के लिए। तो लेकिन जो अगर हम पूरा देखें प्राइमरी और जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है यानी कि 6 से 8 क्लास के बच्चे हैं उनका अगर देखें तो प्राइमरी के लिए तो हो गया 1:3 का रेशियो है, यानी 1 से 5 के लिए 30 बच्चे हैं तो उन पे 1 टीचर होना चाहिए। ये रेशियो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 6 से 8 की बात की जाए तो वहाँ पे 35 बच्चों पे 1 टीचर को होना ही चाहिए। अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालें तो एवरेज जो रखा गया है वो रखा गया है 40 छात्रों पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, ये बात जो है वो कही गई है, तो क्वेश्चन आता है तो ये जो रेशियो है वो 1:40 का रेशियो है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये सारे ही तीनों ही रेशियो दिए जाते हैं, अगर स्पेशली मेंशन किया गया कि प्राइमरी स्कूल के लिए तब आप ये लगाओगे, अगर बोला गया 6 to 8 क्लास के लिए तब आप ये लगाओगे, अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तब आप 1:40 का रेशियो जो है उसको लगाओगे। ठीक है। नेक्स्ट बात है, गैर प्रशिक्षित शिक्षकों को 5 साल के अंदर प्रशिक्षण अनिवार्य है। यानी जो ऐसे टीचर हैं गैर प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके लिए ये है कि 5 साल के अंदर अंदर उनको जो भी प्रशिक्षण टीचर के लिए होता है कंपलसरी वो करना ही करना है। ठीक है, उनके पास होना ही होना चाहिए। आरटी एक्ट के अंतर्गत कार्य दिवस, अगर हम वर्किंग डेज़ की बात करें कि क्या वर्किंग डेज़ रखे गए हैं, तो 1 से 5 क्लास के लिए 200 दिन और 6 से 8 क्लास के लिए 220 दिन जो हैं वो वर्किंग डेज़ के रूप में रखे गए हैं। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा आरटी एक्ट और आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सारे ही पॉइंट्स मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। अब तक जितने भी क्वेश्चन जिन पे आए हैं मैं क्वेश्चन भी देखूंगी तो आपको जल्दी ही करा दूंगी इससे रिलेटेड। और अब तक जितने भी क्वेश्चन आए उन सारे पॉइंट्स को मैंने रखने की कोशिश की है। कि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और जिन्होंने पढ़ चुका है आई होप उनकी रिवीजन हो गई होगी और जो नए हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता चली है। तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।